संसद में सोमवार को मोदी सरकार वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है और इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है। मोदी सरकार में 5 अगस्त का विशेष महत्व। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया था। 5 अगस्त 2020 को ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी ने किया था। वक्फ एक्ट संशोधन बिल में क्या बदलाव होगा और इसका क्या इंपैक्ट होगा, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। आर्टिकल 30 के तहत में हर शख्स को मजहबी एतबार से अपनी तालीम देने का उनको इख्तियार है और हमें संविधान ने इसकी इजाज़त दी है। एक समुदाय के मदरसों को या एक समुदाय को टारगेट बनाना, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। यूपी में 24,962 मदरसे हैं, जिसमें 16,513 मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, लेकिन 8,449 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते हैं। योगी सरकार इन्हीं अवैध मदरसों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। प्रशासन ने ऐसे मदरसों की लिस्ट तैयार की है जो अवैध रूप से चल रहे हैं। कार्रवाई की शुरुआत अलीगढ़ से होगी। अलीगढ़ प्रशासन ने 94 अवैध मदरसों की लिस्ट तैयार की है। इनमें पढ़ने वाले बच्चों को जल्द बेसिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और अवैध मदरसों पर ताला लगेगा। सीएम योगी ने 2022 में यूपी के सभी मदरसों का सर्वे करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया। ये पता लगाया कि इन मदरसों को कहां से फंडिंग हो रही है, किस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। सर्वे से खुलासा हुआ कि यूपी में 8,449 मदरसे बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं। यूपी सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से 8,449 मदरसों को नोटिस जारी किया गया। सरकार के फैसले के विरोध में इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीएम योगी से मुलाकात की। पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील दी कि सभी मदरसे किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत स्थापित किए गए हैं और इनमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। लेकिन योगी सरकार अवैध मदरसों को बख्शने के मूड में रही है। सरकार के फैसले का मदरसा संचालक विरोध कर रहे हैं, मजहबी तालीम को रोकने की साजिश बता रहे हैं। सर्वे करने के बाद फिर ये इस तरह से मदरसे वाले को मतलब मदरसे की जांच को लेकर के या बंद करने को लेकर के बातें कहना, जहां तक मैं समझती हूं मुनासिब नहीं है। क्योंकि जब ये रूल बन चुका और कानून बन चुका 2009 के अंदर, तो इस तरह से बार बार मदरसे वाले को टॉर्चर करना मैं नहीं समझता हूं कि ये बात ठीक है, मुनासिब है। तीसरी बात यह है कि हमें इंडिया का जो रूल है आर्टिकल 30 के तहत में मजहबी एतबार से हर धर्म वालों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर धर्म वालों को अपने धार्मिक एतबार से अपने बच्चों को शिक्षा देने का हमें इंडियन रूल ने अधिकार दिया है। यूपी में योगी सरकार बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर एक्शन की तैयारी में है, तो मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव का प्लान बना रही है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को मंजूरी दे दी है। अब वक्फ बोर्ड से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस होगा। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी मिली है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट के कुछ क्लॉज को भी हटाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड में संशोधन वाले बिल की खबर आई तो मौलाना मोदी सरकार पर भड़क गया। मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले परेशान हो गए। ओवैसी ने तो संशोधन बिल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने की साजिश बता दी। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ
बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। मौलाना क्यों नाराज है? सियासी पार्टियां क्यों मोदी सरकार को कोस रही हैं? वक्फ बोर्ड में सबको इतना इंटरेस्ट क्यों है? आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड देश में रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था है। वक्फ बोर्ड दो तरह के होते हैं, पहला शिया वक्फ बोर्ड और दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। वक्फ की ज्यादातर संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं। अभी वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,646 अचल संपत्ति है। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह है। वक्फ बोर्ड के पास कुल 16,713 चल संपत्ति भी है। देश भर में वक्फ की 8,70,000 संपत्तियां 940 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। वक्फ के पास सबसे ज्यादा कुल 1,24,735 संपत्तियां यूपी में है। वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, जिसके पास वक्फ की कुल 33,147 प्रॉपर्टी है और तीसरे नंबर पर तेलंगाना का नंबर आता है। तेलंगाना में वक्फ के पास 32,158 प्रॉपर्टी है। यही वजह है कि भाईजान सबसे ज्यादा नाराज है। जो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को सपोर्ट कर रही है इनको सोचना चाहिए क्या होगा बिहार में। इमारत शरिया की जो जायदादें छीन लेंगे क्या आप? आंध्र प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टी से क्या करेंगे? छीन लेंगे क्या आप उन लोगों को? ये तो उनको सोचना चाहिए, लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। वक्फ बोर्ड में नए संशोधन के बाद बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मुस्लिम स्कॉलर्स, महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। मोदी सरकार जल्द ही ये बिल संसद में पेश कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि ड्राफ्ट बिल में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। बिल पास होने के बाद किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। नए बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव हो सकता है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव की तैयारी है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव हो सकता है। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। ये दुनिया समझेगी अगर हम ये करेंगे कि हम डिस्क्रिमिनेशन और एक खास वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं इसलिए ताकि हमें मेजोरिटी का सिंपैथी मिले। लेकिन हिंदुस्तान की आत्मा और हिंदुस्तान का ज़मीर, हमारे अवाम, अजीम अवाम, भारत की जनता जो अजीम, जो ग्रेट है, उसका ज़मीर जाग गया है। वो संविधान को मान रही है। वो कह रही है कि संविधान ने आर्टिकल 30 और 13 में ये अकोमोडेशन है कि हर वर्ग अपने हिसाब से अपनी चीजों को, अपने पुरखों की चीजों को, अपने मज़ारात, कब्र, मसाजिद और जितने भी हैं, ये पुरानी बात है। बीजेपी ने हमसे ही छेड़छाड़ नहीं की। बीजेपी ने अकाल तख्त से, हमारे सिख रहनुमाओं से भी बात हुई, वहां भी छेड़छाड़ की इन्होंने पिछले टर्म में अपने। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। जब कोई शख्स अल्लाह या इस्लाम के नाम पर अपनी संपत्ति या पैसे दान करता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करती है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा और गरीब कल्याण जैसे कामों में लगाया जाता है।
देश में अभी कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। बहरहाल अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड को लेकर पहली बार संशोधन हो रहा है, पहले भी इसमें बदलाव होते रहे हैं। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर में हुई थी। आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का जिक्र है। 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। एक्ट के तहत सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। 1995 में कांग्रेस सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड के गठन की इजाजत देने के लिए कानून में संशोधन किया और वक्फ बोर्डों को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए थे। इसके बाद से ही केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्ति से जुड़े मामलों में केंद्र के सलाहकार के तौर पर काम करती है। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल एक्ट में बदलाव कर बोर्ड की शक्तियां और बढ़ा दी थी। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूँकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस ज़मीन को या किसी भी चीज़ को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। सरकार आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों करने जा रही है, ये भी समझना जरूरी है। सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए अधिकारों को लेकर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर वो किसी संपत्ति पर अपना दावा करे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के मुताबिक बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जब से सरकार बनी है 10 साल हो गए, ये तीसरा टर्म शुरू हो गया, सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल आ रहे हैं। ट्रिपल तलाक बिल, कभी राम मंदिर के ऊपर बात, कभी मथुरा मस्जिद के ऊपर बात, कभी ज्ञानवापी के ऊपर बात, कभी 370 पे बात। मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप किसानों की तरह जागेंगे नहीं, किसानों की तरह आप सड़कों पे नहीं आएंगे, संवैधानिक तरीके से बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे, ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। बहुत खामोश रह गए, अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, अब मुसलमानों को सड़कों पे आना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की एक बड़ी वजह इसकी मनमानी भी है। सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदुर गांव को अपनी संपत्ति बताया था। इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। वक्फ बोर्ड गांव के एक मंदिर की जमीन पर भी दावा कर रहा था, जो करीब 1500 साल पुरानी थी। जब राजगोपाल नाम के शख्स ने अपनी जमीन बेचने का प्रयास किया तो ये मामला सामने आया। रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चला कि जिस जमीन को बेचने की वो कोशिश कर रहे हैं वो उनकी है ही नहीं, बल्कि जमीन वक्फ की हो चुकी है और अब उसका मालिक वक्फ बोर्ड है। इतना ही नहीं, सारे गांव वालों की जमीन ही वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी थी। ऐसे ही 2024 में तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद के एक नामी 5 स्टार होटल को अपनी प्रॉपर्टी बता दिया। हालांकि हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड का दावा टिक नहीं सका। वक्फ बोर्ड के दावों पर देश के कई प्रदेशों में विवाद है। कानपुर देहात में मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जता दिया। ऐसे ही मामले हरियाणा, सूरत और महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आए। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद उन संपत्तियों को लेकर है जो हिंदू आस्था से जुड़ी हुई है। देश भर में ऐसे हजारों मंदिर और धर्म स्थान हैं जिनका स्वरूप बदलकर मस्जिद या दरगाह बना दिया गया। मथुरा का शाही ईदगाह, वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद, अयोध्या में कभी रहा बाबरी मस्जिद और धार का भोजशाला, इन सभी पर वक्फ बोर्ड का कब्जा था। अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है। बाकी जगहों को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है।
अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहां पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से लड़ाई चलती आ रही है। अंग्रेजों के शासन के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ा और ये लंदन के प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना और मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचा लिया गया।